हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की इस सीरीज़ में, जिसमें हम एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की, उसकी एक एक लाइन हम समझते हैं। एक एक लाइन का मतलब हम समझते हैं, एक एक उदाहरण को हम करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम करते हैं और उसके पीछे के कंसेप्ट को समझते हैं। तो आज का हमारा ये अध्याय 13 नाभिक का ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, उसमें सभी लेक्चर्स अरेंज किए हुए हैं चैप्टर वाइज, वहाँ जाके आप जरूर देखें। तो शुरू करते हैं हम अगले टॉपिक से, जो कि है हमारा नाभिकीय बल। ये जो विशेष प्रकार का बल है जो नाभिक के अंदर जो अवयव हैं उनके बीच में लगता है, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के बीच में, उसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये कितना स्ट्रोंग है, ठीक है। तो वह बल जो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति को नियंत्रित करता है। तो जो बल था, ये परमाणु था, ये नाभिक है, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करता है वो तो क्या था, ये प्लस और माइनस के बीच कूलाम्ब बल था। उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते थे कि क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R, उसका फॉर्म हमें पता था एकदम, ठीक है। तो हमारा सुपरिचित कूलाम्ब बल है अनुभाग 13.4, यानी कि इसके पहले हमने देखा था कि औसत द्रव्यमान के नाभिक के लिए, औसत द्रव्यमान का मतलब क्या है कि ना तो वो कम द्रव्यमान हो उसका, ना उसका अधिक द्रव्यमान हो, यानी कि बीच का वाला। तो वो जो हमने ग्राफ देखा था प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या में, तो औसत द्रव्यमान के नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग क्या रहती है, स्थिर रहती है, जो कि कितनी होती है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखें, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए तो केवल किस में आ रही थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की आ रही थी। ये कितनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10 की पावर 6, तो कितनी गुना होगी, 10 लाख गुना ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से। तो देखिए वो कितना स्ट्रोंग बल होगा जिससे उसको बांध के रखा हुआ है, जो परमाणु की बंधन ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है। परमाणु की बंधन ऊर्जा तो कितनी थी, मैक्सिमम कितनी थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः नाभिक के कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए एक भिन्न प्रकार के शक्तिशाली, वो भी कैसा, आकर्षण बल। तो एक तो वो शक्तिशाली होना चाहिए और जो कूलाम्ब बल है उससे भिन्न प्रकार का होना चाहिए, और आकर्षण बल होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तो वैसे तो कूलाम्ब की वजह से क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, तो उसको बांध के रखना है, तो ये कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। तो इस प्रकार के बल को हमें उसकी खोज करने की आवश्यकता थी। यह बल इतना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए कि धनावेशित प्रोटोनों के बीच लगे प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी होकर, यानी कि जो धनावेशित प्रोटॉन है उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, कूलाम्बिक बल समान आवेश के कारण, उससे उस पर प्रभावी होना चाहिए, और प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों दोनों को नाभिक के सूक्ष्म आयतन में बांध कर रख सके। इतना प्रबल होना चाहिए कि वो उस सूक्ष्म आयतन में भी उसको बांध के रख सके। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की अचरता, यानी कि हमने देखा था कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो उससे हमने निष्कर्ष निकाला था कि ये बल कैसे होते हैं, लघु परासी प्रकृति के होते हैं। यानी कि एक जो न्यूक्लियन है, चाहे प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन, वो अपने चारों ओर कुछ सीमित दूरी तक की ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को से आकर्षित होता है। तो इसका परास क्या होता है, लघु परास होता है, से समझा जा सकता है। लघु परास कितनी, फर्मी के कोटि की। एक फर्मी मतलब क्या होता है, एक फर्मी मतलब होता है, एक FM कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर, तो बहुत ही कम होता है साइज। तो ये लघु परासी प्रकृति है। नाभिकीय बंधन बलों के कुछ अभिलक्षणों को संक्षेप में दिया गया। तो इसके कुछ लक्षण हैं जिनकी वजह से हम इनको समझ सकते हैं, इनके कुछ विशिष्ट गुण हैं। यह ज्ञान 1930 से 1950 के बीच किए गए विभिन्न प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुआ है। 1930 से 1950 के बीच बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिनकी सहायता से हम इनके गुणों को समझने में सफल हो सके। तो देखें, यहां देखें, पहला पॉइंट हम देखते हैं कि नाभिकीय बल आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्ब बल। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कूलाम्ब बल पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल। इनकी तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। तो देखिए, नाभिकीय बल जो होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर कूलाम्ब बल आता है, और सबसे लास्ट में सबसे वीक बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो नाभिकीय बंधन बल को
नाभिक के भीतर प्रोटोनों के बीच लगने वाले कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल पर तो क्या करना होता है, आधिपत्य करना होता है, क्योंकि उससे तो उसको ऊपर निकलना है ताकि वो उनको बांध के रख सके। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि नाभिकीय बल कूलाम्ब बलों की तुलना में अत्यधिक प्रबल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रबल ये होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल तो कूलाम्ब बल की तुलना में भी अत्यंत दुर्बल होता है। तो ये तो सबसे दुर्बल हो गया गुरुत्वाकर्षण बल तो, ठीक है। तो अगर आपको प्रबलता के रूप में पूछे तो सबसे ज्यादा प्रबल 1 नंबर पर कौन है, 1 नंबर पर है नाभिकीय बल। 2 नंबर पर कौन सा, कूलाम्ब बल। और 3 नंबर पर कौन सा है, 3 नंबर पर है हमारे पास, 3 नंबर पर है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये इन बलों की प्रबलता का क्रम हो गया, सबसे प्रबल नाभिकीय, फिर कूलाम्ब, फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड नंबर पॉइंट अब देखते हैं कि न्यूक्लियनों के बीच दूरी बढ़ाकर कुछ फेम्टोमीटर से अधिक करने पर इसके बीच लगने वाला नाभिकीय बल तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। कुछ फेम्टोमीटर, देखिए फेम्टोमीटर का मतलब भी कितना है, 10 की पावर -15 मीटर। तो फेम्टोमीटर और फर्मी दोनों अलग अलग बात नहीं है, ये सेम ही है। फेम्टोमीटर का मतलब भी 10 की पावर -15 मीटर और फर्मी का मतलब भी 10 की पावर -15 मीटर। तो अगर आप कुछ फेम्टोमीटर से अधिक करोगे उनके बीच की दूरी, अगर आप इन दोनों, दो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन प्रोटॉन है, उनके बीच की दूरी को आप फेम्टोमीटर से अधिक करोगे तो तुरंत ये बल घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस कारण औसत अथवा बड़े साइज के नाभिकों में बलों की संतृप्तता की स्थिति आ जाती है। तो अगर बड़े साइज के नाभिक होंगे तो उसमें एक प्रोटॉन जो है वो बहुत सारे प्रोटोनों या न्यूट्रॉनों से घिरा रहेगा। तो जब साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो अल्प परास का बल है, तो ये इतना ही प्रोटोनों या न्यूट्रॉनों को आकर्षित कर पाएगा। तो इस गुण को हम कहते हैं संतृप्तता का गुण। तो बलों की संतृप्तता की स्थिति आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। अब हम देखेंगे, ग्राफ देखते हैं कि दो नाभिकों की एक तो स्थितिज ऊर्जा और उनके बीच की दूरी। एक हमें ग्राफ दिया हुआ है दो नाभिकों की स्थितिज ऊर्जा, इधर है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इधर है दूरी फर्मी में। तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ आता है। तो यहाँ पे एक मिनिमम मिलता है स्थितिज ऊर्जा का R0, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर इससे इधर जाएंगे अपन, R0 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो R0 या R0 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। देखिए स्थितिज ऊर्जा जब नेगेटिव होती है उसका मतलब कैसा बल है, आकर्षण बल। और थोड़ा सा ही अगर अपन 1 फर्मी है, ये 2 फर्मी, 3 फर्मी, इतने से आगे जाता है ये बल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वो पहले वाली बात आ जाती है कि कुछ फेम्टोमीटर से आगे बढ़ते ही ये बल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन इस R0 से थोड़ा ज्यादा होगा तभी ये आकर्षण होगा। अब अगर R0 से कम में देखें तो देखें स्थितिज ऊर्जा क्या हो जा रही है, पॉजिटिव हो जा रही है। और अगर स्थितिज ऊर्जा पॉजिटिव है तो कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अगर आप इस R0 से और भी कम करोगे तो दूरी ज्यादा कम करने पर भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और दूरी जो है वो बढ़ाने पर, थोड़ी सी बढ़ाने पर भी क्या हो जाएगा, बल 0 हो जाएगा। तो यानी कि इस R0 के आसपास ये रहनी चाहिए। तो देखें यही लिखा हुआ है इसके नीचे कि एक नाभिकीय युग्म, नाभिकीय युग्म का मतलब एक प्रोटॉन हो, चाहे एक न्यूट्रॉन ले लो, एक न्यूट्रॉन ले लो, दूसरा भी न्यूट्रॉन ले लो, एक न्यूट्रॉन ले लो, एक प्रोटॉन ले लो, कुछ भी ले लो आप, तो एक युग्म होना चाहिए नाभिकीय युग्म की स्थितिज ऊर्जा उसके बीच की दूरी के फलन के रूप में। R0 से अधिक दूरी होने पर बल आकर्षण बल होता है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और R0 से कम दूरी पर तीव्र प्रतिकर्षण बल होता है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कैसे हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। आकर्षण बल सर्वाधिक प्रबल तब होता है जब नाभिकों के बीच की दूरी कितनी हो, R0 हो। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि दो नाभिकों की स्थितिज ऊर्जा और उनके बीच की दूरी में संबंध दर्शाने वाला एक अपरिष्कृत आरेख। अपरिष्कृत आरेख का मतलब है कि वो स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है ना, स्केल उसमें उतना ज्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो लगभग 0.8 फर्मी की दूरी R0 का ऑर्डर क्या है, लगभग 0.8 फर्मी, यानी कि 1 फर्मी के लगभग है। तो इस पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि नाभिकों के बीच की दूरी 0.8 फर्मी से अधिक होती है तो ये बल आकर्षण बल होता है, लेकिन बहुत अधिक भी नहीं होने चाहिए। कितने फर्मी तक, 3 फर्मी तक लगभग हो सकती है, ये 3 से 4 फर्मी। और 0.8 फर्मी से कम दूरियों के लिए क्या होते हैं, प्रतिकर्षण बल होते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखें कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एक तो क्या न्यूट्रॉन है, दूसरा भी न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन दूसरा प्रोटॉन, फिर क्या है प्रोटॉन प्रोटॉन, दोनों ही पॉजिटिव वाले। इनके बीच लगने वाले नाभिकीय बल लगभग समान परिमाण के होते हैं। तो यानी कि यह क्या कर रहे हैं, आवेश पे निर्भर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आवेश पे निर्भर ये नहीं करते हैं, इसलिए नाभिकीय बल क्या है, विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करते हैं। तो चाहे दो प्रोटॉन लो जिन दोनों पे पॉजिटिव आवेश है, चाहे एक न्यूट्रॉन लो जिस पे कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश है, चाहे दोनों न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन लो जिन पे कोई आवेश नहीं है, तो इन तीनों ही पेयर के लिए जो नाभिकीय बल लगता है वो क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। यानी कि ये जो नाभिकीय बल है ये आवेशों पर निर्भर नहीं करते। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कूलॉम के नियम और न्यूटन के गुरुत्व नियम दोनों के अपने अलग अलग क्या हैं, सरल एक गणितीय रूप है। एक समीकरण से हम लिखते हैं, नाभिकीय बलों का कोई सरल गणितीय रूप नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों के तो फॉर्मूले हैं हमारे पास, लेकिन नाभिकीय बल का कोई सरल गणितीय रूप नहीं है। हम इसके लिए क्या बनाते हैं, हम इसके लिए मॉडल देते हैं, हम इसके लिए मॉडल बनाते हैं, और जो मॉडल सबसे अच्छा जो है वो इनको व्यक्त कर पाता है उसी को हम सबसे अच्छा मॉडल कहते हैं। चले अगले पॉइंट की तरफ, रेडियो एक्टिवता 13.6, जिस टॉपिक ने नोबेल पुरस्कार भी दिए हैं। तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल, ये नाम इंपॉर्टेंट है, हेनरी बेकरल ने 1896 में संयोगवश की। देखिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ किस पे, जैसा कि मैंने बात की थी जब द्वैत प्रकृति वाला अध्याय पढ़ रहे थे, विसर्जन नलिका पे ज्यादातर क्या हो रहे थे, एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, और वहां पे क्या देख रहे थे, ये प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति देख रहे थे। देखिए दो नाम हैं, उनको मैं समझा देता हूं आपके जनरल नॉलेज के लिए। एक तो होता है देखें प्रतिदीप्ति, एक होता है प्रतिदीप्ति, एक होता है स्फुरदीप्ति। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रतिदीप्ति तो क्या होता है, जैसे आपने लाइट गिराई तो जो वस्तु को हम कह रहे हैं कि जो प्रतिदीप्त है वस्तु, तो वो क्या करेगी, जैसे ही आप उसको एनर्जी देंगे वो वापस क्या करेगी, प्रकाश को उत्सर्जित करेगी। तो इसको तो अपन क्या कहते हैं, प्रतिदीप्ति। ठीक है, जैसा कि क्या होता है, जो रोड पर जो लगे होते हैं ऐसे लाल लाल जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उन पर लाइट गिरती है तो वो भी क्या करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, और जैसे ही लाइट बंद होती है उनका चमकना भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब स्फुरदीप्ति क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिदीप्ति कब तक मिलेगी, जब तक इस पे हम लाइट डालते हैं तभी तक हमें वापस लाइट इससे मिलती है। स्फुरदीप्ति क्या होती है कि जैसे आपने लाइट डाली, ठीक है, और आपको लाइट मिली, अब आप जैसे लाइट डालना बंद भी कर दोगे ना इस पे, तो भी आपको क्या मिलेगी, इससे कंटिन्यूस लाइट मिलती रहेगी। ठीक है, काफी टाइम तक। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्फुरदीप्ति। ठीक है, तो ये हो गए दोनों, प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति। तो इन पे काफी एक्सपेरिमेंट उस टाइम हो रहे थे, किसमें, विसर्जन नलिका में, कि भाई जो पार्टिकल जो नए की खोज हो रही थी, तो जो पार्टिकल आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, इससे टकरा के कुछ प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रहे थे या स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर रहे थे। तो यौगिकों को दृश्य प्रकाश से विकिरणित करके, इस पे लाइट डाली जा रही थी यौगिकों पे, उनकी प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति का अध्ययन करते हुए बेकरल ने एक रोचक परिघटना देखी। क्या देखी उन्होंने, कि यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, ये एक यौगिक था यूरेनियम का, जो कि कैसा एक पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो अल्फा बीटा गामा का निकालता है। पहले पता नहीं था, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर, कुछ टुकड़े लिए, उन पर क्या डाला, दृश्य प्रकाश डालने के बाद, दृश्य प्रकाश डाला, उनको क्या कर दिया, काले कागज में लपेट दिया। फिर क्या किया, इस पैकेट और फोटोग्राफिक प्लेट, काले कागज में तो लपेटा, उसके बाद क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट और लगा दी, ये कागज में लपेट दिया एक फोटोग्राफिक, अब इसके बीच में क्या कर दिया, चांदी का टुकड़ा और रख दिया। देखिए कितने अवरोध पैदा कर दिए। पहले तो काला कागज में लपेट दिया और एक फिर फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, उसके बाद क्या किया, यहाँ बीच में चांदी का टुकड़ा और रख दिया। तो इसको दो अवरोध पार करना, एक तो काला कागज अब पार करना, एक चांदी का टुकड़ा पार करना। फिर भी अगर ये यहाँ पहुंच जाती है, कुछ स्फुरदीप्ति मिल जाती है, तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है कुछ इनकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होगी, और ये क्या कर रहे हैं, अपने आप निकल रहे हैं ऐसे पार्टिकल। तो इस पैकेट और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच एक चांदी का टुकड़ा रखा। इसी प्रकार कई घंटे तक रखने के बाद जब फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया गया, हम डेवलप करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को, आपने देखी होगी जो
अपने पास पहले जो फोटो होते थे उसमें हमें एक नेगेटिव मिलता था, उसको जब डेवलप करते थे तो हमारे पास फोटो आता, तो वैसे फोटोग्राफ को क्या किया, डेवलप किया गया। तो यह पाया गया कि यह प्लेट कैसी पड़ चुकी थी, काली पड़ चुकी थी। फोटोग्राफिक प्लेट कैसी पड़ चुकी थी, काली पड़ चुकी थी, यानी कि वहां कोई ना कोई पार्टिकल वहां पे आ रहा है। यह चीज किसी ऐसी चीज के कारण हुआ होगा जो यौगिक से उत्सर्जित हुई होगी तथा काले कागज और चांदी दोनों को भेदकर फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंच गई होगी, यानी कि इसकी विभेदन क्षमता बहुत ज्यादा रही होगी। ठीक है, फिर तो ये एक नई घटना वहां पे संयोगवश प्राप्त हुई उनको, तो उस पर फिर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट होने लग गए। तो बाद में किए गए प्रयोगों ने दर्शाया कि रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है, यह परमाणुविक परिघटना नहीं है, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे हैं इस परिघटना, वो क्या है, नाभिकीय परिघटना है। नाभिक के अंदर से जो है वो कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही है जहां से ये एलिमेंट निकल रहे हैं। तो रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षयित होता है। देखिए, जो बड़े नाभिक होते हैं उनकी बंधन ऊर्जा कम होती है, तो वो अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अपने जो द्रव्यमान संख्या है ए को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ताकि वो स्थायी आ सके। देखिए ऐसे था ना ग्राफ, तो यहाँ वाले जो नाभिक है वो यहाँ आना चाहते हैं इस वाले एरिया में, तो क्या करेंगे, ए कम करेंगे तो कुछ विकिरणों का वो क्या कर देते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। तो इससे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव क्षय की यहाँ परिभाषा आ गई कि रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्या होता है, क्षयित होता है। और क्षयित होके कितने प्रकार से क्षय होता है, प्रकृति में 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। पहला होता है अल्फा क्षय, जिसमें हीलियम नाभिक 2He4, यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें हीलियम में से, तो क्या बच जाएगा, हीलियम नाभिक बन जाएगा। यानी कि एक ऐसा होता है धनावेशित होता है, इस पे 2+ आवेश होता है, ये उत्सर्जित होता है। दूसरा क्या है, बीटा क्षय, जिसमें इलेक्ट्रॉन, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में हम जानते हैं, दूसरा है पॉजिट्रॉन। देखिए पॉजिट्रॉन क्या होता है कि ऐसा कण होता है जिसका द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, पर आवेश इसके ठीक इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये पॉजिट्रॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग अलग होता है ना, लेकिन पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बस जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ये उत्सर्जित होते हैं। तीसरा क्या होता है, गामा क्षय, जिसमें उच्च ऊर्जा, कितनी ऊर्जा, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा अधिक, इसके क्या होते हैं, फोटोन उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रत्येक प्रकार के क्षय का आगामी उप अनुभागों में विचार किया जाएगा। ये हमारे पहले सिलेबस में था, अब इसको क्या कर दिया, आगे हम इस पर विचार करेंगे ही नहीं, यहाँ पे हम बस नाम देखेंगे। तो अब देखें, अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, इसके में आपको एक जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, है ना, मेरी स्क्लाडोका-क्यूरी, सिंपल इनको अपन मेरी क्यूरी भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी है, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। देखिए, एक तो फिजिक्स में मिला, एक केमिस्ट्री में मिला। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, फिजिक्स और ऐसा कह सकते हैं विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। देखें कहाँ जन्मी थी, ये पोलैंड में जन्मी थी। ये भौतिक विज्ञानी भी थी और रसायनज्ञ भी थी, दोनों रूपों में इनको क्या मिली, पहचान मिली। 1896 में हेनरी बेकरेल द्वारा रेडियो एक्टिवता की खोज ने मेरी और उनके पति पीरे क्यूरी, एक तो मेरी क्यूरी थी, इनके पति क्या थे, पीरे क्यूरी थे, दोनों ने क्या कर दिया को उनके अनुसंधानों एवं विश्लेषणों के लिए प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप 2 तत्वों की उन्होंने पृथक्करण किया, एक तो रेडियम, एक पोलोनियम। देखिए ये पोलैंड की थी, तो इन्होंने अपने देश के नाम पर एक का नाम तो रख दिया क्या, पोलोनियम, और एक हो गया रेडियम। इनका पृथक्करण संभव हुआ। वह प्रथम वैज्ञानिक थी जिन्हें 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए। पहला क्या, 1903 में भौतिकी के लिए और दूसरा 1911 में रसायन विज्ञान के लिए। तो ये पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और पहली ऐसा व्यक्तित्व थी जिसको 2 मिले पुरस्कार, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। तो वो समय देखें आप, 1903 का, उस समय एक महिला को कितने चैलेंजेस से गुजरना होता होगा। तो वास्तव में ये एक इंस्पिरेशन है, खासकर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए। चलें शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक, नाभिकीय ऊर्जा। तो चित्र 13.1 में दर्शाए गए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र हमने देखी थी। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र EBN वक्र में
ए बराबर 30 से ए बराबर 170 के बीच जो हमें फ्लैट रीजन मिलता है के बीच एक लंबा सपाट भाग है। इस भाग में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग अचर रहती है, कांस्टेंट रहती है, लगभग कितनी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हल्के नाभिकों, जो हल्के नाभिक होते हैं और जिसके लिए ए क्या होता है, इसको थोड़ा सा सही कर लें आप, ए लेस देन 30 है यहाँ पे, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। ए लेस देन 30 वाले भाग एवं भारी नाभिकों है ना, यानी कि इससे इधर वाले, और भारी नाभिक कौन से, इससे इधर वाले बड़े वाले। ए ग्रेटर देन 170 वाले भाग में, जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, इस 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। यदि बंधन ऊर्जा अधिक हो तो उस बंधित निकाय जैसे नाभिक का कुल द्रव्यमान कम होगा। अधिक बंधन ऊर्जा मतलब उसकी द्रव्यमान शक्ति अभी अधिक होगी, तो जो नाभिक बनेगा उसका कुल द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगी, कोई कम बंधन ऊर्जा वाला नाभिक अगर किसी अधिक बंधन ऊर्जा वाले नाभिक में रूपांतरित हो तो ज्यादा द्रव्यमान शक्ति होगी, और द्रव्यमान किस में निकलेगी, ऊर्जा के रूप में निकलेगी, तो कुल ऊर्जा क्या होगी, विमुक्त होगी। तो यदि कोई नाभिक अपने से कम बंधन ऊर्जा वाले नाभिकों में टूटता है, रूपांतरित होता है, तो उसकी जो है वहां से ऊर्जा विमुक्त होती है, यानी कि वो कैसी घटना होती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, वहां से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक माध्यमिक द्रव्यमान खंडों, अब ये तो कम वाले की बात होगी, अगर ज्यादा बड़ा भारी नाभिक है, बहुत बड़ा नाभिक है, और वो अगर क्या हो रहा है, 2 छोटे नाभिकों में टूट रहा है, माध्यमिक द्रव्यमान खंडों, माध्यमिक द्रव्यमान मतलब बीच वाले, इस रीजन में, इस वाले रीजन से इस बड़े वाले रीजन में आ रहा है, तो इनके द्रव्यमान खंडों, तो एक तो क्या हो रहा है, टूट रहा है इनमें, या फिर अगर कोई कम द्रव्यमान वाले 2 छोटे छोटे नाभिक हैं, ये मिलके क्या बना रहे, बड़ा नाभिक बना रहे, तो अथवा हल्के नाभिकों का किसी भारी नाभिक में संयोजन की प्रक्रिया में ऐसा ही होता है, यानी कि दोनों ही प्रक्रियाओं में क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। चलिए देखते हैं। कोयले एवं पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो जो कोयला और पेट्रोलियम है वो भी हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उनसे भी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक। ये कैसी अभिक्रियाएं होती है, ये तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। कैसी अभिक्रियाएं हैं ये, रासायनिक। और हम कैसी अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, हम नाभिकीय अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन पार्ट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं। तो कोयले और पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, तभी तो हमारे वाहन चलते हैं, ऊष्मा निकलती है उससे। यहां विमुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। भाई रासायनिक अभिक्रिया है तो केवल किस कोटि की होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की ही होती है, जबकि किसी नाभिकीय प्रक्रिया में कितनी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, यानी कि इससे 10 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है। अतः द्रव्य की समान मात्रा के लिए अगर आप ये 1 किलोग्राम पेट्रोलियम ले लें आप, और 1 किलोग्राम आप क्या ले लें, यूरेनियम ले लें, ठीक है, ये तो 1 किलो पेट्रोल हो गया और इधर 1 किलो यूरेनियम हो गया, तो कितना 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 गुना ज्यादा इससे यूरेनियम वाले से ऊर्जा मिलेगी। तो देखें अभी एक उदाहरण भी दिया है कि रासायनिक स्रोतों की अपेक्षा नाभिकीय स्रोत लाखों गुना ऊर्जा विमुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 1 किलो यूरेनियम के विखंडन से लगभग 10 की पावर 14 ऊर्जा मिलती है। ये याद रखना चाहिए आपको कि कितनी मिलती है, 1 किलो यूरेनियम से, 1 किलो यूरेनियम के विखंडन से कितनी ऊर्जा, 10 की पावर 14 जूल ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 किलो कोयले के दहन से 10 की पावर 7 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कितने गुना ज्यादा होगी, 10 की पावर 7 हो गई। यही मैंने कहा था कि 10 की पावर 6 से 10 की पावर 7 गुना ज्यादा ऊर्जा, लाखों गुना ऊर्जा ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो अब हम ये जो एक रासायनिक नहीं कहेंगे, जो नाभिकीय अभिक्रिया है विखंडन की, उसकी हम चर्चा करेंगे। विखंडन का मतलब क्या होता है, खंडन मतलब टूटना। तो इसमें क्या होगा, एक भारी नाभिक होगा, उसको किसी चीज से उत्तेजित कराएंगे, यहाँ हम न्यूट्रॉन से उत्तेजित करवाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 2 मध्यवर्ती नाभिकों में ये टूट जाता है, और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है बहुत ज्यादा। तो ये अभिक्रिया होती है हमारी विखंडन की अभिक्रिया। चलें इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिव क्षयों के अलावा, एक तो क्या हो गया प्राकृतिक रेडियो एक्टिव क्षय है, इसमें
बाहर से कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं है, अपने आप होंगे। यूरेनियम पड़ा है तो वो अपने आप अल्फा बीटा गामा कण उसमें से निकलते रहेंगे। उसको हम कहते हैं प्राकृतिक रेडियो एक्टिव क्षय। ठीक है, उसमें से अल्फा बीटा और गामा निकलते रहते हैं। अब इनके अलावा नाभिकों पर अन्य नाभिकीय कणों, अगर कोई नाभिक है उस पर हम करवा रहे हैं, अभी ये प्राकृतिक नहीं है, हम क्या करें, अन्य नाभिकीय कणों जैसे कि प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन की आप टक्कर करवा दो, है ना, न्यूट्रॉन की टक्कर करवा दो, अल्फा कण की टक्कर करवा दो, आदि के प्रकार से होने वाली नाभिकीय प्रक्रियाओं पर ध्यान देने से नई संभावनाएं बनती है। तो अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ नई संभावनाएं मिल रही है, कुछ नई अभिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही है। तो यही है कि विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन, एक महत्वपूर्ण न्यूट्रॉन प्रेरक नाभिकीय अभिक्रिया है। किसके द्वारा प्रेरित होती है? ये न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होती है। यानी कि हम एक नाभिक पे क्या गिराते हैं? न्यूट्रॉन गिराते हैं। तो विखंडन के उदाहरणतः जब किसी यूरेनियम समस्थानिक, ये एक यूरेनियम का समस्थानिक है 92 यूरेनियम 235, यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं 235, 236 और 238। तो अगर हम यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन से प्रहार करवाया जाता है तो वह 2 माध्यमिक द्रव्यमान वाले नाभिकीय खंडों में विखंडित हो जाता है। तो ये यूरेनियम है, इस पर आपको क्या करना है? न्यूट्रॉन को प्रहार करवाना है न्यूट्रॉन से। तो क्या मिलेगा आपको? इसका तो द्रव्यमान ज़्यादा है, 92 है, तो आपको जो है 2 नाभिक मिल जाएंगे मध्यवर्ती आकार के, एक 56 है, एक 36 है। तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 92 हो गया। तो क्या होता है? ये न्यूट्रॉन हो गया, हम इसको लिखते हैं 0n1। देखिए यहाँ हम क्या लिखते थे? Z लिखते थे। भाई न्यूट्रॉन क्या है? प्रोटॉन तो है नहीं, Z किसके लिए होता है? प्रोटॉनों के लिए नंबर होता है। तो न्यूट्रॉन तो खुद न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन ये नाभिक का अवयव है ना, तो ये द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये खुद न्यूट्रॉन है, तो ए कितना हो गया? इसके लिए 1 हो गया, और Z कितना हो गया? 0 हो गया। तो न्यूट्रॉन को हम इस प्रकार से लिखते हैं। प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं? प्रोटॉन को हम P लिख सकते हैं, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि Z भी 1 है और A भी क्या है? 1 है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1H1 भी हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा यूरेनियम का नाभिक है, इस पे हमने क्या करवाया? न्यूट्रॉन का प्रहार करवाया। तो पहले एक क्या हो जाएगा? ये 92 और 0 92, 235 और 1 236, एक मध्यवर्ती क्या बनेगा? नाभिक बनेगा। ये अस्थायी होगा मध्यवर्ती नाभिक, और ये टूट कर किस में बदल जाएगा? एक तो बेरियम में और एक क्रिप्टन नाभिक में बदल जाएगा, जिसका बेरियम का Z होता है 56, क्रिप्टन का होता है 36, और ये इनके क्या है? द्रव्यमान संख्या है। और साथ में क्या निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन हमें फिर से निकल जाए। हमने एक न्यूट्रॉन से प्रहार करवाया, अभी हमारे पास कितने न्यूट्रॉन मिल गए? 3 न्यूट्रॉन मिल गए। ये 3 न्यूट्रॉन मिलके आगे और जो यूरेनियम के नाभिक हैं, भाई हमारे पास तो एक ऐसा टुकड़ा होगा ना यूरेनियम का, उसमें बहुत सारे यूरेनियम के नाभिक होंगे। ठीक है, हमने तो क्या करवाया? एक पर प्रहार करवाया ऐसे, तो एक से क्या निकल गए? 3 निकल गए। तो ये आगे जाके 3 नाभिकों का विखंडन करेंगे, इन 3 नाभिकों से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे जो और नाभिकों का विखंडन करेंगे। इस प्रकार ये एक क्या है? बहुत ही तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। तो इस क्रिया में माध्यमिक द्रव्यमान वाले नाभिकों के भिन्न युग्म भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि ये बेरियम और क्रिप्टन ही बने, कुछ और भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ क्या बन रहा है? Sb और Nb, ये 2 नाभिक बन रहे हैं, और साथ में क्या निकल रहे हैं? 4 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण भी क्या है? यहाँ क्या बन रहा है? Xc बन रहा है और Sr बन रहा है। ठीक है, ये स्ट्रोंशियम होता है और ये जिनोन होता है। तो जिनोन और स्ट्रोंशियम ये भी बन रहे हैं। यहाँ क्या निकल रहे हैं? 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। तो एवरेज, कुल मिला के एवरेज हमें कितने न्यूट्रॉन मिलते हैं? 2.5 न्यूट्रॉन मिलते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि एवरेज जो न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 2.5 न्यूट्रॉन मिलते हैं किसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में। ये क्या है? औसत न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो इनमें से कोई सी भी आप एक अभिक्रिया याद कर लें, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो कोई सी भी एक अभिक्रिया, आप ज्यादातर आप ये अभिक्रिया हम लिखते हैं। ये विखंडित उत्पाद रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं। तो ये जो विखंडित उत्पाद बने वो रेडियो एक्टिव नाभिक भी हो सकते हैं, ये भी रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं? इनमें तब तक बीटा क्षय का क्रम चलता रहता है जब तक कि अंत में स्थायी खंड प्राप्त ना हो जाए। तो ये जो बने बेरियम और क्रिप्टन, ये भी क्या करते हैं? इनमें बीटा क्षय होता है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकलते रहते हैं, और तब तक निकलते रहते हैं जब तक कि ये क्या कर लें? स्थायी तो अपना प्राप्त ना कर लें, स्थायी नाभिक में बदल ना जाए।
अब देखें इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कितनी ऊर्जा यहां से निकलती है एक रासायनिक अभिक्रिया में, कि यूरेनियम जैसे नाभिक की विखंडन अभिक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा Q मान, कोई भी जो अभिक्रिया होती है नाभिकीय अभिक्रिया, उसमें जो ऊर्जा जो निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है या ऊर्जा देनी पड़ती है या ऊर्जा ग्रहण की जाती है, उसको हम किससे लिखते हैं? उसको हम Q मान से लिखते हैं। ठीक है, अगर Q मान पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है वो। ठीक है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और अगर Q मान नेगेटिव है तो वो कैसी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये यहां पे दिया हुआ है कि किसी यूरेनियम जैसे नाभिक की विखंडन अभिक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा, जिसको Q मान कहते हैं, प्रति विखंडित नाभिक मतलब एक यूरेनियम नाभिक जो होता है उसके लिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। तो अगर आप एक यूरेनियम का नाभिक लें, एक यूरेनियम नाभिक का जब विखंडन होता है तो कितनी मिलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। इसका आकलन हम निम्नवत कर सकते हैं। कैसे करेंगे आकलन? कि माना, एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे, ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, कि माना कि एक नाभिक का ए जो है वो 240 है। ठीक है, हमने यूरेनियम 235 लिखा था, अब हम एवरेज मान लेते हैं क्या है? 240। एक सिंपल सा उदाहरण है लगभग इसके पास का। तो ये हमने मान लिया कि 120 के दो खंडों में क्या हो गया? विखंडित हो गया। अब ए जो 240 है उसके लिए जो कितना होता है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होता है? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये अब मैंने कहा था याद रखना आप, यूरेनियम के लगभग कितना होता है? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ए बराबर 120 वाले जो नाभिक है उनके लिए कितना होता है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7.6 से कहां जा रहा है? 8.5 तक जा रहा है। तो अंतर कितना है? कितनी बंधन ऊर्जा ज्यादा हो रही है? तो 8.5 है उसमें से हम 7.6 माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है ये। एक न्यूक्लियन के लिए इतनी बंधन ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो न्यूक्लियन हमारे पास टोटल कितने हैं? न्यूक्लियन हमारे पास टोटल है 240। तो जो कुल बंधन ऊर्जा में वृद्धि होगी तो वो कितनी होगी? 0.9 इंटू 240। तो 0.9 इंटू 240 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक यूरेनियम नाभिक है तो एक यूरेनियम नाभिक से कितना मिल रहा है? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है। जबकि अगर 1 केजी करोगे तो 1 केजी से कितना मिल रहा था? अभी हमने पढ़ा था 10 की पावर 14 जूल, वो जूल में है। तो विखंडन की घटनाओं की विघटन ऊर्जा, मतलब कि विखंडन जब हुआ तो जो ऊर्जा निकली, पहले क्या होता था? ये जो इतनी ऊर्जा निकली 216 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये किस किस में जाएगी? पहले तो क्या होगा? न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में संलग्न होती है। ठीक है, और किसमें? क्षय उत्पादन। जो दो अपने पास नाभिक निकले बने थे टूटने से और कुछ न्यूट्रॉन निकले थे, तो इन तीनों की क्या हो जाती है? एक तो गतिज ऊर्जा के रूप में संलग्नित होती है। फिर जो बच जाती है अंत में यह आसपास के द्रव्य को हस्तांतरित होकर, जो आसपास जो भी द्रव्य होता है, द्रव्य मतलब जो भी पदार्थ होता है, गैसें होती हैं, उन सबको क्या होती है? उनको हस्तांतरित हो जाती है और वो किसके रूप में परिणित हो जाती है? उष्मा के रूप में परिणित हो जाती है। तो बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है। अब देखें, अब ये जो आगे वाली 2 लाइनें हैं ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 2 लाइनें हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि नाभिकीय रिएक्टर, आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे हमारे नाभिकीय रिएक्टर हैं जिनमें क्या होता है? इस नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का उपयोग करके हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। क्योंकि क्या होता है? देखें, नाभिकीय विखंडन जब होगा तो क्या होगा? उष्मा उत्पन्न होगी और उस उष्मा से हम क्या कर सकते हैं? पानी को भाप में बदल सकते हैं और वहां से फिर क्या चला सकते हैं? अपन टरबाइन चला सकते हैं। ठीक है, और उसकी घूर्णन ऊर्जा से क्या होती है? हमारे पास ऊर्जा संचित हो जाती है। तो घूर्णन ऊर्जा से फिर हम क्या कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा में उसको बदल सकते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें जो अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। जैसे हमारे पास 3 न्यूट्रॉन निकल के आ रहे थे एक यूरेनियम से, कितने न्यूट्रॉन? 3 न्यूट्रॉन निकल के आ रहे थे। तो अगर हम इन 2 न्यूट्रॉनों को रोक लें और इस एक न्यूट्रॉन को ही आगे बढ़ने दें, ऐसा ही हम हर बार करें, तो ये कैसी कहलाती है? नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। कि हर अभिक्रिया में हम केवल एक इलेक्ट्रॉन को आगे अभिक्रिया में भाग लेने दे रहे हैं। तो ये नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया होती है।
और परमाणु बम दूसरा क्या हो जाता है, इसका उपयोग परमाणु बम में विमुक्त होने वाली वृहत ऊर्जा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो यहां हम क्या करते हैं, एक यूरेनियम से जो तीनों न्यूट्रॉन निकले तीनों को ही अभिक्रिया में भाग लेने देते हैं, फिर 3 से 9 बन जाते हैं, फिर 9 से 27 बन जाते हैं। इस प्रकार से ये तुरंत ही कुछ ही समय में क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा होती है और अनियंत्रित से क्या होता है, परमाणु बम बनता है। तो बच्चों आज हमने ये जो 2 टॉपिक देख लिए हैं, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।